गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने हूँ 11th क्लास का दूसरा लेक्चर के साथ। मैं रंजीत कुमार सिंह, पीजीटी केमिस्ट्री +2 स्कूल सारवा। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं, केमिस्ट्री का अध्ययन हम किस तरीके से करें कि हमको बहुत दिनों तक वो याद रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग हो। और इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें, बहुत सारे एविडेंसेस मैंने आपको दिया था और बहुत सारी बात की भी थी, मैंने अपना अनुभव भी आपसे शेयर किया था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप जब कभी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पिछले वीडियो में मेरे व्यूअर्स से मुझे कुछ शिकायतें हैं कि व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा थे लेकिन लाइक बटन दबाना भूल गए। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो कम से कम एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इससे हमारे हौसला में वृद्धि होती है, हमारे हौसला अफजाई होती है और हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने में और इच्छुक होंगे, और भी ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। हमें आपके उस लाइक से एनर्जी मिलती है, आपके सब्सक्रिप्शन से। आपने जो सब्सक्राइब किया है, आप जो देखते हैं वीडियो और उसको एक बार लाइक बटन दबाते हैं, उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और उसी ऊर्जा के कारण फिर से नए वीडियो में वो ऊर्जा आपको नज़र आएगी। और इसलिए एक अनुरोध है, एक हार्दिक अनुरोध है कि जब कभी वीडियो देखें तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब तो करें ही। खास करके मेरे 11th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे प्रिय छात्रों से ये मेरा अपील है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नोटिफिकेशन, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खैर चलिए, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया है कि केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं और केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये वादा किया था कि ये जो चैप्टर है, ये केमिस्ट्री है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा, ये सोच कर शुरू करूँगा कि आप कोरे कागज़ हैं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये समझकर मैं ये पढ़ाना शुरू करता हूँ। आप कुछ नहीं जानते हैं, मैं एकदम जीरो से शुरू करूँगा पढ़ाना। और जाहिर सी बात है कि उसमें वक्त लगेंगे, वक्त तो लगेगा इसमें। इसको अगर जीरो से शुरू करते हैं तो वक्त तो लगेगा। खैर उसके लिए कोई बात नहीं है। हम लोग हर एक वीडियोज़ में आपको ये महसूस होगा कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। अगर आपने पहले भी कहीं ये पढ़ा हुआ है, आपके बहुत से महान टीचर्स के कांटेक्ट में आप रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ नया उसमें सीख रहे हैं। क्योंकि हर एक इंसान में अपनी एक विशेषता होती है। तो इसको आप देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो समझ में आएगी। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर्स से कि अगर कोई सजेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट भी दे दूंगा, जिसमें मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपके सभी सुझावों का स्वागत है और ताकि उसको और भी बेहतर बनाने में मुझे मदद मिलेगी। आपके सुझावों का स्वागत है और हम उनके आभारी होंगे जो हमें ये सुझाव भेजेंगे कि आपके वीडियो में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, या बहुत लंबा वीडियो है या बहुत छोटा वीडियो है, जो भी आपके मन में आ रहा हो सजेशन, आप सजेशन मुझे भेजें। आपके सजेशन का इंतजार रहेगा। हम लोग अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री और उसके 11th क्लास के फर्स्ट वॉल्यूम को हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैंने यहाँ चैप्टर का नाम लिख दिया है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके सिलेबस को मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ आपको। पूरे 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो वो मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, जब मैंने आपको ये समझाया था कि केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा सिलेबस का भी जिक्र किया था और उस सिलेबस के बारे में मुझे मालूम है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख लें
और उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ शुरू करना है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस का ब्रांच है, यह एक साइंस का एक ब्रांच है। तो ये साइंस है क्या, इसको जरा हम लोग ब्रॉड मीनिंग में समझें। साइंस किसको कहते हैं? आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि साइंस हुआ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये साइंस हुए, लेकिन आपने कभी सुना है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, सोशल साइंस पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस नाम सुना है? तो यहाँ देखिए सोशल साइंस में तो कभी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आता नहीं है, फिर उसको सोशल साइंस क्यों कहते हैं? तो मेरा एक अपना जो अनुमान है वो समझिए कि दुनिया के किसी भी चीज़ को अगर हम डेप्थ में पढ़ते हैं, उसका स्टडी अगर हम डिटेल में करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल पढ़ते हैं, तब हम उसको साइंस कहते हैं। वो साइंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम एक्स्ट्रा केमिस्ट्री में ही पढ़े, फिजिक्स में ही पढ़े, बायोलॉजी में ही पढ़े। आप अगर हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, दैट इज द साइंस। तो साइंस का मतलब हुआ कि हम किसी भी चीज़ को डेप्थ में पढ़े, स्पेशल नॉलेज, मतलब किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज जो हुआ किसी चीज़ के बारे में, दैट इज द साइंस। तो साइंस को हम लोग जो अपने जनरल लाइफ में डिफाइन करते हैं वो ये है कि मनुष्य, जैसे न्यूटन की बात कीजिए, न्यूटन ने अपने नानी के घर पे देखा, बैठे थे बागीचा में, और उन्होंने देखा कि एक सेब जो है वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा, पेड़ से टूटा, वो डाली से टूटा और नीचे गिर गया। उससे पहले हजारों लोगों ने देखा होगा इसको, लेकिन उनका ध्यान उस पर गया और उन्होंने देखा कि आखिर सेब नीचे ही क्यों आया, सेब नीचे क्यों आया। इस बात का एक्सप्लेनेशन ढूंढने के क्रम में उन्होंने एक नया लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और देखिए न्यूटन कितने फेमस हो गए। तो हम साइंस में करते क्या हैं कि हम अपने आसपास में होने वाली घटनाओं का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसको एनालाइज करते हैं, और उससे जो फाइंडिंग्स मिलती है हम उसी को साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या हुआ कि ये फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, किसका? डिस्कशन का। किस पर? जो हमारे आसपास में घटनाएं हो रही हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, उससे जो फाइंडिंग मिलती है हम उसको कहते हैं साइंस। तो साइंस कहेंगे द नॉलेज, साइंस एक ज्ञान है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द phenomena that take place around us। हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं उनके एनालिसिस से जो नॉलेज मिलता है, दैट इज द साइंस। चाहे वो किसी भी ब्रांच की बात करें, हम साइंस का ये मेथडोलॉजी ही है, साइंस पढ़ने का ये मेथडोलॉजी है। ऐसा नहीं कि हमने दूसरे की घटनाओं को देखा और उन घटनाओं से सीखा, वो भी एक साइंस है। अब चूँकि हम हर एक इंसान अपने से करके तो नहीं सीख सकता है, अगर करने लगे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी, तो दूसरे के अनुभव से भी सीखना होता है। और अगर ऐसा ना करें तो फिर हम हर एक आदमी चाहे कि हम वो करके ही सीखें, करके ही देखें, तो उसके लिए जीवन बहुत ही छोटी है। तो आपको कुछ आगे भी करनी है तो दूसरे के अनुभव से भी सीखते हैं, और यही बात जो हुई वो साइंस का एक पार्ट हुआ। साइंस को हम लोग डिफरेंट स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में हम लोग साइंस पढ़ते हैं। जैसे चूँकि हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री से ही सब कुछ है, मेरी पहचान है, तो मैंने पहले पोजीशन दिया है केमिस्ट्री का। दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है बायोलॉजी, चौथा है जियोलॉजी, पांचवा है कंप्यूटर साइंस। देखिए
हम आपको ये समझाना चाहते हैं, बहुत सारे ब्रांचेज इसके हो सकते हैं, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जिसमें से बायोलॉजी के बाद में चल के बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो इसको हम कह सकते हैं डील्स अबाउट द लिविंग थिंग्स। हम एक सेंटेंस में कह देंगे कि बायोलॉजी में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, हम उस ब्रांच को बायोलॉजी कहते हैं। फिजिक्स में क्या समझते हैं, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन, हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं हम उन सबों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशन की बात हुई, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई, वो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं हम उन सारी की सारी बातों को समझना चाहते हैं, तो हमको पढ़ना चाहिए फिजिक्स। अब वो सारे के सारे जो बातें हैं वो किस में आती है, फिजिक्स में आती है, वो फिजिक्स का ब्रांच हुआ। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स, देयर extraction properties and all about them, जिसमें हम ये सारी की सारी बातें पढ़ते हैं वो कहलाता है केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हुए, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ब्रांच है इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा ब्रांच है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री हम लोग 3 ब्रांचेज में पढ़ते हैं। आप सभी लोग इससे रूबरू होंगे, नहीं है तो जान लीजिए कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें सारे के सारे लॉज एंड थियरीज, ये पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड है अपॉन विच द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज बेस्ड, जिस पर केमिस्ट्री का स्टडी बेस्ड है वो सारे के सारे लॉज एंड थियोरीज पढ़ते हैं, और वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आपको समझा दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड है फिजिक्स से। फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर, जैसे मोल कंसेप्ट उसमें आता है, वो नहीं है, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, थर्मोडायनामिक्स हुआ, स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ, ये सब के सब सारे के सारे टॉपिक फिजिक्स में भी आते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ द एलिमेंट्स their behavior and all about them, उनके बारे में सारी की सारी बातें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है, उनका अकरेंस क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उनका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी बातें हम लोग उसमें पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक स्पेशल ब्रांच हुआ केमिस्ट्री में कि दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ द कंपाउंड्स फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं, और वो कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के ये 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और इन तीनों पार्ट्स में अभी तो 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा
उसमें तो कहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर ये सारे के सारे जो ब्रांच है वो अलग हो गए हैं और इन तीनों को हम लोगों को अलग अलग पढ़ना है। एक बात बता दूं आपको कि आप लोग सुनते होंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। और बाकी ये जो दोनों पार्ट है, दोनों ब्रांच है केमिस्ट्री का, ये बड़ा ही कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते, न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं। और ख़ास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी आईआईटी एग्ज़ाम्स होता है या मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल में तो न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन आईआईटी के एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं और वो फिजिकल केमिस्ट्री से होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल केमिस्ट्री में ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन केवल फिजिकल केमिस्ट्री से ही सवाल पूछता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा जाता है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से होते ही हैं, भरे होते हैं उसमें। तो हम लोगों को केमिस्ट्री में यही बातें पढ़नी है। बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, जियोलॉजी एंड बॉटनी। जियोलॉजी जिसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी मतलब जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम लोग ये पढ़ते हैं। आपको ये बता दूं कि जब कभी आप कहीं हायर एजुकेशन में जाएंगे, एकेडमिक आपका जैसे इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए, मेडिकल को छोड़ दीजिए, तो जनरल एजुकेशन में जब आप आते हैं तो वहाँ होता है बीएससी में एक ऑनर्स पेपर होता है। ऑनर्स में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस के बच्चे जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री रखते हैं वो ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई भी एक ऑनर्स, तो बाकी दो सब्सिडियरी पेपर होगा। और ऑनर्स पेपर जो हुआ वहाँ पे फिर आपको ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की बारी आती है। फिर वहाँ जब आप एमएससी में जाएंगे तो वहाँ 2 साल का होगा, अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया, तो 4 सेमेस्टर हुआ। तो पहला दूसरा सेमेस्टर जो होगा वो सब कुछ पढ़ना है, उसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब पढ़ना है। जब से ही आपको तीसरा और चौथा सेमेस्टर में आप जाएंगे तो तीसरे और चौथे सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन होगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक जो भी आपको स्पेशलाइजेशन लेना है उस पेपर में आप स्पेशलाइजेशन लेकर पढ़ेंगे, केवल वही पेपर पढ़ेंगे आप। और फिर जब आप एमएससी पास कर जाते हैं, फिर आप एमफिल में जाते हैं, तो वहाँ भी एक टॉपिक होता है, कोई एक टॉपिक पर रिसर्च करना होता है। वहीं पीएचडी जाएंगे, वहाँ भी एक टॉपिक दिया जाएगा और उसी टॉपिक पर आपको रिसर्च करना है। एक कंपाउंड ले लिया, एक कोई हम मेथड ले लिए, उसी मेथड पर पूरा रिसर्च किया और 200 पेज का एक थीसिस लिखा अपना, उसमें जो जो हमने रिसर्च किया है वो। और पीएचडी जब हो गया तो वो एक टॉपिक पे होता है। तो आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कैसे आपका नॉलेज जो है वो कॉन्साइज हो जाता है। जैसे अभी 11th में पढ़ा तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, 11th 12th में। ग्रेजुएशन में गए तो केवल केमिस्ट्री आ गया, और ग्रेजुएशन के बाद जब पीजी में गए तो वहाँ केवल एक ब्रांच केमिस्ट्री का आ गया। एमएससी के बाद पीएचडी में गए तो वहाँ एक टॉपिक आ गया। तो कैसे कैसे धीरे धीरे, तो अब आप समझिए कि जो आदमी एमएससी में गया, अगर उसका फिजिकल स्पेशलाइजेशन है तो फिजिकल पर उसकी कितनी पकड़ होगी। ठीक वैसे ही अगर किसी ने पीएचडी किया है तो एक खास टॉपिक पर उसकी कितनी पकड़ होगी। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं किसी खास, आपका दायरा छोटा होता जाता है और उसी पर आपको कंसंट्रेट करना होता है। अभी 10th क्लास में से तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट सब कुछ पढ़ना है उसमें। 11th में आए तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अलग अलग हो गया। फिर ग्रेजुएशन में गए तो एक सब्जेक्ट आ गया, पीजी में गए तो एक उसका ब्रांच आ गया, फिर पीएचडी में गए तो एक टॉपिक आ गया। तो ऐसे ये बदलता रहता है। ये मैंने एक बताया आपको कि कैरियर का एक गाइडलाइन है कि आपको कैसे कहाँ जाना है। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में आना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और बड़ा आसान है, एक सिस्टमेटिक ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से होता है, उसका सिलेबस बना हुआ है। तो हम लोगों को आज ये शुरू करना है केमिस्ट्री में। अभी जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट चैप्टर बिलोंग्स टू द फिजिकल केमिस्ट्री। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस में ये समझाना है कि what is the importance of chemistry in our life, what is the importance of chemistry in our daily life, ताकि हमारा इंटरेस्ट बढ़े, हमारा इस सब्जेक्ट से बहुत लगाव हो, हमको ये समझ में आए कि ये चैप्टर, ये केमिस्ट्री हमारे जनरल लाइफ की चीज़ है, हमारे कॉमन लाइफ की चीज़ है, हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो हमको ये आपको समझाना है कि इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला टॉपिक, इस चैप्टर का पहला टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।
तो मैं आपको दिखाऊं इम्पोर्टेंस इसका क्या है। मैंने केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका सिखाया हुआ है। आज हम लोग इसको उसी को आगे बढ़ाते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, हम लोग ये समझना चाहते हैं। तो समझाया भी है मैंने पिछले लेक्चर में, कहा था कि केमिस्ट्री हमारे सोकर उठने से लेकर और रात को सोने तक हमारे साथ रहता है। इवन कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो होता है। तो हम लोग उसी को एक टॉपिक वाइज उसको देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो हम टूथपेस्ट लेते हैं। तो देखिए टूथपेस्ट, उसके बाद नहाने जाते हैं तो साबुन, उसके बाद बाल धोते हैं तो शैम्पू, कंडीशनर, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, हम इसके बारे में आपको अभी इस पर चर्चा करते हैं कि ये है क्या। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि रात में खाना खाया, सुबह सुबह जनरली लोग ब्रश करते हैं, मुंह साफ करते हैं सुबह में, रात में भी करते हैं। तो हम कोई भी खाना जो खाते हैं, खाना हम खाएं, खाना खाने के बाद वो हमारे दांतों में फंसा रह गया, हमारे मुंह में रह गया, और वो जो दांत में फंस के रह गया हमारे, वो साफ़ नहीं हुआ। तो चलिए हम आपको कुछ बातें समझाते हैं। जो भी खाना आपने लिया, फूड, उस फूड में सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है। अब यह सुक्रोज टूटेगा, आपके मुंह में एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेज, वो टूटेगा तो बनाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अभी मैं फार्मूला इसका नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं। तो ये बनाएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज जो है कुछ भी खाइए आप, कोई फ्रूट्स खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं या कोई भी खाना खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से चीनी खा रहे हैं, उसमें सुक्रोज ही है। कार्बोहाइड्रेट रिच मोस्ट ऑफ द डाइट्स जो होते हैं, फूड्स आइटम जो होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो वो सुक्रोज के रूप में है। दूध पीते हैं, उसमें लैक्टोज है, लैक्टोज में भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, उसमें दो कंपोनेंट्स है उसमें। तो ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज हमने खाना खाया और हम सो गए, हमारे मुंह में रह गया वो, तो ये सुक्रोज टूटा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज का दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, तो अगर एरोबिक मतलब हवा के साथ अगर उसका कांटेक्ट हुआ तब रेस्पिरेशन हुआ, हवा के प्रेजेंस में, तब ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ध्यान दीजिएगा, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म होता है, एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म है ये। और दूसरा अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ध्यान दीजिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो बनता है लैक्टिक एसिड, जिसका pH जो है वो 7 से कम होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो हमारे मुंह में लैक्टिक एसिड बनेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हम जब सोते हैं तो मुंह बंद करके सोते हैं, तो हमारे मुंह में लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनने से हमारे मुंह में pH जो है वो घटेगा। और आप सब जानते हैं कि जब pH when pH of our mouth becomes less than 5.6, tooth decay starts।
टूथ डिके स्टार्ट्स। जैसे ही ये pH घट जाएगा 5.6 से नीचे जाएगा तो दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम का कंपाउंड है। आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जितने भी कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो हमारे मुंह का जैसे ही मीडियम एसिडिक होगा, pH घटेगा, 7 से कम हो जाएगा, तो हमारा दांत जो है वो सड़ने लगेगा, दांत गलने लगेगा और वो हमारे लिए बड़ा हार्मफुल है। आप जानते हैं कि दांत एक बार चला गया तो फिर दोबारा आएगा नहीं। तो उसको बचाने के लिए सुबह सुबह उठकर हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो जो हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट जिसको कहते हो, दैट इज ए बेसिक कंपाउंड। कोई भी पेस्ट होगा वो बेसिक होगा, वो अल्कलाइन होगा, बेसिक कंपाउंड। बेसिक मतलब अल्कलाइन। तो आप समझ गए होंगे अल्केलाइन। आप समझ गए होंगे कि जैसे ही हम टूथपेस्ट ब्रश पर डालेंगे और मुंह को साफ़ करेंगे, साफ़ करने में क्या होगा कि वो जो एसिड है हमारे मुंह में, लैक्टिक एसिड, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा दांत का pH, दांत जो है वो सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए ब्रश करना पेस्ट से बड़ा ही ज़रूरी है। और वो पेस्ट क्या है? एक बेसिक कंपाउंड है और जिससे हमारा मुंह साफ़ हो जाता है, बेसिक कंपाउंड है वह। ठीक वैसे ही साबुन, सोप, सोप जो है वो सोडियम एस्टियरेट है। सोडियम एस्टियरेट, ध्यान दीजिए, मैं इसके बारे में फार्मूला लिखना मेरी मजबूरी हो जा रही है। C3H35COONA, यही है सोडियम एस्टियरेट, इसका फार्मूला है, जो एक बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट है, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट है। तो इसमें झाग बनता है, इसका मैकेनिज्म है अपना कि इससे जब आप साफ़ करते हैं अपना बदन तो जो भी गंदगी है वो सब साफ़ हो जाती है, उसमें मिशेल का फॉर्मेशन होता है, वो साफ़ हो जाता है। साबुन कोई भी होगा वो बेसिक ही होगा। बड़ा ही ऐड आता है कि ये साबुन जो है एकदम अल्कलाइन नहीं है, ये लिटमस टेस्ट नहीं देगा। जो साबुन लिटमस टेस्ट नहीं देगा वो साबुन आपका बदन साफ़ कर ही नहीं सकता है, और वो निश्चित रूप से बेसिक कंपाउंड ही होगा, क्योंकि साबुन बनाने का मेथड ही है जो ऑर्गेनिक एसिड है, एस्टेरिक एसिड, दैट इज द वीक एसिड, और उसमें मिलाते सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तो निश्चित रूप से वो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट होगा। और उस बेसिक साल्ट में के होने से निश्चित रूप से उसका pH 7 से ज़्यादा होगा और वह लिटमस टेस्ट देगा। साबुन लिटमस टेस्ट देगा, निश्चित रूप से देगा। अगर वो लिटमस टेस्ट नहीं देगा, ब्लू नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा साबुन नहीं है, वो साफ़ नहीं करेगा आपको। हाँ, लेकिन उसमें दो तरह की बातें होती है। ये जो साबुन हुआ, साबुन के बारे में जो बताया, एक आपने देखा होगा लिखा रहता है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप मतलब नहाने का साबुन, और एक होता है वॉशिंग सोप, कपड़ा धोने वाला, वॉशिंग सोप, कपड़ा धोने का साबुन। और एक और भी साबुन होता है मेडिकेटेड सोप, मेडिकेटेड सोप। और एक और भी साबुन होता है शेविंग सोप, दाढ़ी बनाने वाला साबुन। तो अलग अलग साबुन होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में समझा दूं। जो टॉयलेट सोप होते हैं उसमें एक समझिए कि जो बेसिक कंपाउंड है, बेसिक कंपोनेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला कंपोनेंट, वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, वो स्किन को हानि पहुंचाता है। इसलिए नहाने के साबुन में बेस का कंटेंट कम होना चाहिए। उसका कंटेंट अगर ज़्यादा है तो आपका स्किन जो है एकदम रैश आ जाएगा, उस पर ड्राई हो जाएगा स्किन। तो उसमें साबुन में बेस का अमाउंट कम होना चाहिए। अब आपको मैं एक बात समझाता हूँ, राज की बात है। जब कभी आप ये जनरल आदत है लोगों की, हमारी भी आदत है, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर कभी नहीं देखते हैं उसके रैपर पर कि वो कब का मैन्युफैक्चरिंग डेट उसका क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उस पर कंपोनेंट्स क्या क्या लिखे हुए हैं, उस पर वार्निंग क्या लिखा, कुछ नहीं पढ़ते हैं। बस खरीदा खोला खा लिया, खरीदा खोला यूज़ कर लिया। आपको मैं बता देता हूँ कि आप जब कभी साबुन खरीदे आज के बाद तो उस पर देखें कि साबुन पर लिखा रहता है रैपर पर TFM, टोटल फैटी मटेरियल। फैटी मटेरियल का मतलब हुआ कि ये जो मैंने एस्टेरिक एसिड लिखा है C17H35COONA, ये जो है ये फैटी एसिड कहलाता है, फैटी एसिड का पार्ट है, फैटी एसिड पार्ट। और ये जो हुआ ये बेसिक पार्ट हुआ, बेस से आया है ये।
ये बेसिक पार्ट हुआ। तो जिस साबुन में बेसिक पार्ट ज़्यादा होगा वो आपके शरीर के लिए, वह त्वचा के लिए, वह स्किन के लिए हार्मफुल है और हम उसका यूज नहीं करेंगे, उसका यूज एवॉइड करेंगे। अब कर तो लेते ही हैं, पहले समय में तो लोग रिन साबुन से, कपड़ा धोने वाला साबुन से बाल धो लेते थे, तो वो बात छोड़िए। लेकिन जब आप समझ गए हैं, जान गए हैं कि उसमें बेसिक कंपोनेंट ज़्यादा होता है तो हम उसका यूज एवॉइड करेंगे जिसमें बेसिक पार्ट ज़्यादा हो। तो टोटल फैटी मटेरियल साबुन का क्वालिटी लिखा रहता है उस पर TFM। कोई भी साबुन बनाने वाली कंपनी आपको अंधेरे में रखकर साबुन नहीं बनाती है, उस पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। आप उस पर एग्री करते हैं तभी वो खरीदते हैं, भले आप पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन आपके खरीदने का मतलब ये हुआ कि आपने वो सारे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, तभी आप खरीदे हैं उस साबुन को। तो वहाँ टोटल फैटी मटेरियल लिखा रहता है, आप पढ़िएगा। अब जब कभी साबुन खरीदिएगा तो वहाँ पढ़िएगा TFM, टोटल फैटी मटेरियल कम से कम 75% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो साबुन आपके स्किन के लिए ठीक है। अदरवाइज अगर 75% से ज़्यादा है, कम है TFM, तो वो आपके स्किन को एकदम ड्राई कर देगा। साफ़ तो बहुत करेगा लेकिन पूरे स्किन को ड्राई कर देगा, रेशेस आ जाएंगे स्किन पे और आपको स्किन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप साबुन खरीदते समय ये बात ध्यान दीजिए। तो और जो कपड़ा धोने वाला साबुन होगा उसमें बेसिक पार्ट ज़्यादा होगा और ये फैटी मटेरियल पार्ट कम होगा, तो वो कपड़ा को जल्दी साफ करेगा। मेडिकेटेड सोप, यही साबुन में थोड़ा सा डिटॉल मिला दिया, थोड़ा सा क्लोरोजाइलिनॉल, बिथियोनॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स उसमें मिला दिया, तो वो साबुन मेडिकेटेड सोप हो गया। जैसे डेटॉल साबुन एक मेडिकेटेड सोप है, टेटमोसोल साबुन एक मेडिकेटेड सोप है, उसमें टर्पिनियोल मिलाया जाता है। निक्को, बच्चों को लगाने के लिए एक साबुन आता है निक्को साबुन, दैट इज द मेडिकेटेड सोप। तो मेडिकेटेड सोप कोई एक स्पेशल टाइप का साबुन नहीं है, वो साबुन जो है टॉयलेट सोप ही है, नहाने का ही साबुन है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स डाला गया है जो जर्म्स को मार देगा। तो ये साबुन की बात हुई। फिर ये सेविंग सोप जो है साबुन, दाढ़ी बनाने वाला झाग चाहिए, दाढ़ी बनाने के समय थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इसलिए उसको झाग चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो नॉर्मल साबुन हमारे घर में होता है, टॉयलेट सोप, नहाने वाला साबुन, उस पर अगर ब्रश लगा के दाढ़ी पे लगाइएगा तो वो तुरंत सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा एकदम से। तो उसके झाग को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, जब हम इस टॉयलेट सोप में ग्लिसरीन मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिस इज ग्लिसरीन, इसमें हम ग्लिसरीन जब मिला देते हैं तो ग्लिसरीन फ्रोथ को स्टेबलाइज करता है, झाग को स्टेबलाइज करता है और तब वो बन जाता है सेविंग सोप। तो इस तरह से साबुन बन गया। एक आपने नया बाजार में देखा होगा ट्रांसपेरेंट सोप। तो ट्रांसपेरेंट सोप क्या होता है कि ये जो हमारा टॉयलेट सोप है, इसी को अल्कोहल में उबाले, बॉयल की उसको, तो उसमें की जो गंदगी होगी वो सारी की सारी गंदगी दूर हो जाएगी और तब वो साबुन एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। किसी भी साबुन को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, जैसे भी मार्केट में पियर्स ट्रांसपेरेंट साबुन आता है, हम लाइफ बॉय को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। लाइफ बॉय साबुन को अल्कोहल में डालेंगे और उसको खूब खौला देंगे, उसकी सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, फिर उसको कोगुलेट करा के और जो डिफरेंट अपने मनचाहे शेप में काट लीजिए, दैट विल बी द ट्रांसपेरेंट सोप। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट सोप हुआ। उसी में एक ब्यूटी सोप भी आता है, ब्यूटी सोप सौंदर्य साबुन, बड़ा ऐड आता है। सौंदर्य साबुन का मतलब हुआ यही टॉयलेट सोप है जिसमें थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह मिला दिया, उसमें स्मेल आ गया, बहुत गुड स्मेल आ गया, दैट विल बी द ब्यूटी सोप। तो साबुन अलग अलग तरह के होते हैं और चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो, उसमें कंपाउंड जो है यही होगा। इसी का प्रोपोर्शन बदलता है केवल टॉयलेट और वॉशिंग सोप में, बाकी में प्रोपोर्शन वही रहता है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कभी लक्स बनाया, कभी डव बनाया, कभी पियर्स बनाया, कभी लाइफ बॉय बनाया, अलग अलग तरह के रेक्सोना बनाया, लिरिल बनाया, अलग अलग तरह का साबुन बनाया। केवल फ़र्क किस बात में है, उनके एडवर्टीजमेंट में, उनके ब्रांड नेम में। बाकी अंदर में सामान एक ही है और वो सामान का कंपोजिशन भी एक ही है। किसी में टोटल फैटी मटेरियल 76%, किसी में 80%, किसी में 74%। बस बात यही है। ब्रिज साबुन है, ब्यूटी सोप, बड़ा स्मेल अच्छा करता है। तो अब आपको ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं विच सोप इज सुटेबल फॉर अस। और आप जब कभी अब मैं समझता हूँ कि जब आप साबुन खरीदने जाओगे तो साबुन खरीदते समय आप ज़रूर ध्यान दोगे कि मुझे साबुन कौन सा खरीदना है। सारे के सारे साबुन एक ही है, कोई भी साबुन उसमें केवल आपके मन में, केवल एक आपके विचार में ये बातें हैं कि ये साबुन अच्छा है, वो साबुन ख़राब है। सारे के सारे साबुन सोडियम स्टेरेट है, केवल उनमें प्रोपोर्शन का फ़र्क है और जिसमें अच्छा प्रोपोर्शन हो दैट विल द बेटर फॉर योर स्किन।
अब बात रही कि जब साबुन हमने खरीदा, नहाने गए तो साबुन का इस्तेमाल किया। साबुन, सोप इज आल्सो ए केमिकल कंपाउंड एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल प्रोसेस। तो आपको मैंने समझाया कि सो के उठे, हमने पेस्ट किया, केमिकल कंपाउंड है। साबुन का इस्तेमाल किया नहाने समय, केमिकल कंपाउंड है। बाल धोने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात शैम्पू के बारे में भी समझा दूं। शैम्पू एंड कंडीशनर, आजकल तो ये सब बड़ा ही कॉमन चीज़ हो गया है। शैम्पू और कंडीशनर लोग यूज़ करते हैं। शैम्पू एंड कंडीशनर बता दूं मैं आपको। डिटर्जेंट, तो सब नाम सुनिए। साबुन जो है, जब उसको हम किसी खारे पानी मतलब समुद्र के पानी में अगर उसको रखेंगे तो वो झाग नहीं देगा, वो काम ही नहीं करेगा। साबुन जब झाग नहीं देता है तो वो मिशेल नहीं बनाता है, तो वो कपड़ा साफ़ नहीं कर सकता, सफाई नहीं हो सकती। जब आप जाएंगे साबुन लेकर समुद्र में नहाने तो आपके पूरे देह पर लसलसा एक पदार्थ जमा हो जाएगा, वो स्कम कहलाता है, तो वो झाग नहीं देगा। तब उस परेशानी को दूर करने के लिए डिटर्जेंट का निर्माण किया गया। और वो डिटर्जेंट जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सल्फोनिक एसिड का साल्ट होता है, तो सल्फोनेट्स कहिए उसको, सल्फोनेट्स होते हैं वो। तो उसमें डिटर्जेंट में ख़ास बात होती है कि वो खारे पानी में भी काम करता है। तो हम लोग जो भी पानी पीते हैं, दैट इज़ नॉट द सॉफ्ट वाटर, दैट इज़ नॉट द प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर, मीठा जल। तो लेकिन वो सब खारा पानी है, हमारे पानी में भी मिनरल्स हैं तो खारा पानी है, उसमें बहुत झाग नहीं देगा वो, तो उसके लिए सर्फ डालते हैं। सर्फ जो है डिटर्जेंट, दैट इज़ द क्लींजिंग एजेंट दैट वर्क्स इन द सॉल्टी वाटर आल्सो। तो सॉल्टी वाटर में हमने डिटर्जेंट 3 तरह के होते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट, अनायनिक डिटर्जेंट और न्यूट्रल नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो अनायनिक डिटर्जेंट जो हुआ, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, व्हील सर्फ हुआ, हमारा रिन सर्फ हुआ, सर्फ एक्सिल हुआ, ये सब जो है वो अनायनिक डिटर्जेंट्स हैं। और कैटायनिक डिटर्जेंट हुआ हमारा शैम्पू एंड कंडीशनर, तो ये हमारा कैटायनिक डिटर्जेंट है। और एक होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो डिश वॉशिंग में इस्तेमाल होता है, भीम, नाम सुना है आपने, भीम, प्रिल, ये सब जो आते हैं, चाहे वो लिक्विड आए, चाहे वो साबुन आए, चाहे उसका पाउडर भी आता था पहले, तो वो सब नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट 3 तरह के हुए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखिए, जब कभी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए आपके पास, आप नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप समझें उसको कि उसकी मैकेनिज्म क्या, वो है क्या, तब आपको आश्चर्य नहीं होगा। मैंने पहले दिन कहा था कि जिस चीज़ को हम समझते हैं उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है, आश्चर्य तब होता है, नहीं कहते सरप्राइज्ड, तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, हम समझते हैं कि ये डिटर्जेंट है और इसमें ये डिटर्जेंट ऐसे काम करता है। बता दूं मैं आपको कि ये जो अनायनिक डिटर्जेंट हुआ वो हमारे हाउस होल्ड में कपड़ा वपड़ा साफ़ करने में यूज़ करते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट 2 तरह का हुआ। कैटायनिक डिटर्जेंट में 2 कैटेगरी आता है, एक शैम्पू और एक कंडीशनर। ये दोनों के दोनों पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल इसको जर्म्स को मारने में किया जाता है। और ये आँख में चला जाए या मुंह में चला जाए थोड़ा सा इरिटेशन होता है, आदमी से नहीं मरता है जल्दी, लेकिन छोटे छोटे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। ये पेस्टिसाइडल एक्टिविटी का होता है शैम्पू। ये सब कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैं। और ये कैटायनिक डिटर्जेंट्स आपके बाल धोने में, या कभी माइल्ड डिटर्जेंट को कहा जाता है, ये बहुत हार्ड नहीं होते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग सफाई में, क्लींजिंग एजेंट में करते हैं। आपको बता दूं कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो है डिश वॉशिंग, दैट इज़ द नॉट बायोडिग्रेडेबल। अगर वो पानी में चला गया तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो समाप्त नहीं होगा, तो वो क्या करता है कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इसलिए हम हमेशा ये ध्यान रखना है कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट का यूज़ कम से कम करें। जो डिश वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका हम इस्तेमाल सबसे कम से कम करें, वो है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो मैंने आज 3 टॉपिक शुरू किया था, उसमें एक ही टॉपिक आज पढ़ा पाया। अब चाहता हूँ, चूँकि जब आपसे बात होने लगती है तो फिर चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे दूँ। टूथपेस्ट हुआ, सोप हुआ, शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ। एक मूवी बनी थी इवोल्यूशन, हॉलीवुड की मूवी है, आप कभी मौका मिले तो देखना। इवोल्यूशन में वो जो दूसरे प्लेनेट से आ जाता है एक क्रिएचर, वो बहुत बड़ा होने लगता है, लोग उसको मारने के लिए उस पर बम फेंक देते हैं, और जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना और उसका डेवलपमेंट होने लगता है।
तो लोगों ने रिसर्च करके साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि वो जो है सेलेनियम से मरेगा। तो हेड एंड शोल्डर शैम्पू जो है उसमें सेलेनियम सबसे ज़्यादा है, तो सारे पूरे कंट्री से सेलेनियम का वो हेड एंड शोल्डर जमा करके फिर उसमें टैंक में भर के और उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर वो स्पेसिफिक क्रिएचर मर जाता है। तो शैम्पू जर्मिसाइडल होता है, वहाँ भी एक मैसेज दिया गया उस मूवी में। तो हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे सुबह उठने से लेकर और नहाने धोने तक, तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि ये केमिस्ट्री हमारे साथ था। अब इसका दूसरा इम्पोर्टेंस हम आपको समझा दें। इन एग्रीकल्चर एक ज़माना था जब लोग अनाज के अभाव में भूखे मर जाते थे, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, अकाल पड़ता था, उपज नहीं होती थी। धीरे धीरे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद नए नए उर्वरक बने। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स बने और उन्होंने प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि आज चाहे पॉपुलेशन कितना भी बढ़ गया हो, ऐसी नौबत नहीं आती है कि भूखमरी का समय आ जाए, भूखमरी आ जाए, लोगों को अनाज उपलब्ध ना हो। ये सब किसको जाता है श्रेय? ये सब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड। जब हमने खेती किया और गोभी सब्जी की खेती की और उसमें बहुत सारे लग गए पेस्ट, उसमें बहुत सारे जर्म्स का अटैक हो गया, तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है इससे। और इतना रिसर्च हुआ कि आजकल तो जो पैदावार 3 महीना 4 महीना में होता था वो 2 महीने में भी होने लगा। और इस तरह से एक क्रांति आई जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद भूखमरी की जो बात थी, जो समस्या थी, वो दूर हो गई। अब को याद होगा या नहीं तो कभी हिस्ट्री में सुना होगा आपने कि आज से 50 साल पहले लोग भूख से मर जाते थे, उनको खाना नहीं मिलता था, भूख से मर जाते थे, जबकि उस 50 साल पहले पॉपुलेशन कितना कम रहा होगा। और आज ऐसा कोई न्यूज़ आता है कि किसी को खाना न मिला हो, अन्न का स्कार्सिटी हो, सबको अनाज जो है वो भरपूर है। उसका श्रेय किसको जाता है? केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री को इसलिए क्योंकि वो जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो पेस्टिसाइड्स हैं, जो वो क्या है, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनका इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाया जाता है। और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा। और नेक्स्ट डे इन मेडिसिन आपको बता दूं कि मेडिसिन्स में इसका अपार कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और मैं ये बता देता हूँ कि अगला वीडियो जब आप देखेंगे तो एक झोला छाप डॉक्टर नहीं जिसका कहते हैं, वो आप बन जाएंगे। आपको मैं इतना ज़रूर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको किस बीमारी में कौन सी दवा सूट करेगी, कौन सी दवा एकदम एप्रोप्रिएट होती है और क्या करना चाहिए हमको, मैं किस केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उसका एक चूँकि मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा और मैंने उसमें PhD तक करा है, और PhD करा है तो मेरा फील्ड मेडिसिन का ही रहा है। मेरा रिसर्च का जो टॉपिक था वो था ट्यूबरक्लोसिस की एक दवा। तो ट्यूबरक्लोसिस की दवा पर मैंने रिसर्च किया और बहुत सारे कलेक्शन किए हैं, मैंने उस पर बहुत पढ़ा है उसको। तो कौन सी बीमारी में कौन सी दवा काम करती है और वो मेडिसिन क्या है, कैसे कैसे मेडिसिन का, जैसे आपने नाम सुना होगा, एनाल्जेसिक है, एंटासिड है, ट्रैंकुलाइजर है, एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स हैं, सीडेटिव्स हैं, ये सब मेडिसिन्स जो है वो क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उनका डोज क्या होना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। और मैं ये दावा करता हूँ कि आपको उसमें जैसे आज जो मैंने पढ़ाया, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। इसको एकदम आप ध्यान से सुनेंगे ज़रूर, और क्योंकि ये आपके जनरल रोज़ के जीवन से जुड़ा हुआ है कि साबुन कैसा खरीदना चाहिए, डिटर्जेंट कैसा खरीदना चाहिए, हमको कैसे इन सब से डील करना चाहिए। और अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी दवा कब खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए और क्या असर होगा उसका। इन सारी बातों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।